क्या हो अगर कोई ऐसा बिल्कुल ही ऑर्डिनरी सा दिखने वाला भूरा जंगली मशरूम हो, मतलब एकदम सीधा साधा सा, जिससे पेट में शायद हल्का सा दर्द भी ना हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर इंसान के दिमाग के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से हैक करने की क्षमता हो। हाँ, और एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक रूप से यानी केमिकली जहरीला बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो चेतना को कोमा जैसी गहरी स्थिति में धकेल सकता है। बिल्कुल। और शरीर की जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं उनको बंद कर सकता है। ये सुनने में किसी साईफाई या जासूसी नॉवल का प्लॉट लग सकता है, पर देखिए ऐसा है नहीं। जी बिल्कुल नहीं। ये चिकित्सा इतिहास के कुछ सबसे रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्स में से एक है, और ये हमें इस बात पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है कि हम किसी चीज के असर को आखिर किस पैमाने पर नापते हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण का जो हमारा मिशन है वो इसी रहस्य को सुलझाना है। हमारे पास जो सोर्स है वो 19वीं सदी के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं टी.एफ. एलन। उनके द्वारा डॉक्यूमेंट किया गया एक होम्योपैथिक उपचार है। हाँ, और इस पदार्थ को एग्रेकस पैंथेरिनस या स्पॉटेड एमिनेटा कहा जाता है। सही कहा। तो आज का हमारा उद्देश्य ये डिकोड करना है कि कैसे प्रकृति में मौजूद ये एक साधारण सा मशरूम मानव शरीर और नर्वस सिस्टम पर इतने गहरे और थोड़े डरावने प्रभाव डाल सकता है। तो ठीक है, चलिए इसको पूरी गहराई से समझते हैं। इस विषय की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले इसके स्वरूप और इसके इतिहास पर नजर डालनी होगी, क्योंकि यहीं से इसके विरोधाभास की जो कहानी है वो शुरू होती है। मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है। एकदम। जब कोई स्पॉटेड अमानिता या किसी भी ऐसे असरदार मशरूम का नाम सुनता है तो आमतौर पर दिमाग में उस बहुत ही फेमस एगैरिकस मस्कैरियस की छवि आती है। अच्छा, वही लाल रंग वाला मशरूम जिस पर सफेद धब्बे होते हैं, जो अक्सर पुरानी कहानियों में या उन वीडियो गेम्स में देखने को मिलता है। हाँ, वही वो लाल मशरूम जो खतरे का या किसी जादुई चीज का सायरन बजाता हुआ सा लगता है। लेकिन एगैरिकस पैंथेरिनस वैसा बिल्कुल नहीं दिखता। ओह, तो ये लाल नहीं होता? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर एलन का डॉक्यूमेंट क्लियर करता है कि ये एक भूरे रंग की प्रजाति है। इसमें कोई चमक या लाल रंग नहीं होता। अच्छा। ये इंग्लैंड और अमेरिका के जंगलों और घास के मैदानों में बड़ी खामोशी से उगता है, जो देखने में एकदम नॉर्मल और हार्मलेस लगता है। मतलब कोई इसको देखकर डरेगा नहीं। सही बात है। और प्राचीन मान्यताओं में इसका ग्रहीय संबंध चंद्र यानी मून से बताया गया है, जो तरल पदार्थों और गहरी भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात सोर्स में ये लिखी है कि इसे सामान्यतः विषैला नहीं माना जाता है। अब देखें, मुझे यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाना पड़ेगा। सोर्स खुद कह रहा है कि ये सामान्यतः विषैला या पॉइजनस नहीं है, लेकिन इसी सोर्स के पन्नों में आगे चलकर हम उन्माद, प्रलाप, भयानक ऐंठन और कोमा जैसी स्थिति की बात कर रहे हैं। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो वही ना, अगर ये जहरीला नहीं है तो शरीर एक जानलेवा हमले जैसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? ये तो एक बहुत बड़ा साइंटिफिक विरोधाभास हो गया। मतलब मैं सोच रही थी कि ये तो ऐसा हो गया है कि कोई कहे कि हवा का एक हल्का सा झोंका कंक्रीट की दीवार को गिरा सकता है। मेरा मतलब है, कोई बिना जहर वाली चीज इंसान को कोमा में कैसे भेज सकती है? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, और यही होम्योपैथिक प्रणालियों को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि होम्योपैथी में डॉक्टर एलन जैसे एक्सपर्ट किसी पदार्थ के प्रभाव को उसके फिजिकल या क्रूड जहरीलेपन से नहीं मापते हैं। अच्छा, तो उनका स्केल अलग है। बिल्कुल। सोर्स में क्लियर लिखा है सभी शक्तियों यानी ऑल पोटेंसीज का उल्लेख है। इसका मतलब यह है कि जब इस भूरे मशरूम को होम्योपैथिक तरीके से तैयार किया जाता है, जिसे डाइल्यूशन और सकशन का प्रोसेस कहते हैं, यानी उसको लगातार पतला करना और झटके देना। हाँ, तो इस प्रोसेस से उसके भौतिक जहर को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। जो बचता है वो उस पदार्थ का एक सूक्ष्म ऊर्जावान ब्लूप्रिंट या एक इंफॉर्मेशनल सिग्नल होता है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये पेट में जाकर खून में घुलने वाले किसी आम केमिकल जहर की तरह काम नहीं कर रहा है। एकदम सही। ये पेट के पाचन तंत्र से होते हुए शरीर पर भौतिक हमला नहीं करता। इसके बजाय ये सीधा नर्वस सिस्टम के तारों को अंदर से हैक करने जैसा है। अरे वाह,
मतलब एक सीधा साइबर अटैक जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। ये शरीर की ऊर्जा तरंगों को एक ऐसा सिग्नल भेजता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के काम करने की पूरी लय को बिगाड़ देता है। इसलिए भौतिक रूप से जहरीला न होने के बावजूद इसके इस पोटेंशिएटेड रूप का ब्लूप्रिंट नर्वस सिस्टम से इतनी तीव्र प्रतिक्रिया करवाता है जो किसी गंभीर जहर से भी ज्यादा गहरी हो सकती है। ये सच में एक अलग ही नजरिया है चीजों को देखने का। मतलब हमला हथियारों से नहीं बल्कि एक गलत इन्फॉर्मेशन कोड से हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर ये सीधा नर्वस सिस्टम पर वार कर रहा है तो सोर्स के अनुसार इसका सबसे पहला और सबसे गहरा प्रहार शरीर पर नहीं बल्कि मन और चेतना पर होता है, यानी कॉन्शियसनेस पर। हाँ, जब ये नर्वस सिस्टम के संपर्क में आता है तो ये सबसे पहले उच्च संज्ञानात्मक कार्यों को बाधित करता है। मतलब जो हमारे दिमाग का हायर कॉग्निटिव फंक्शन है। सोर्स में मानसिक लक्षणों का जो विवरण दिया गया है वो किसी डरावने सपने जैसा लगता है मुझे। शुरुआत में उन्माद और प्रलाप का जिक्र है, यानी मेनिया और डिलेरियम। हाँ वही, जहाँ दिमाग एक अजीब सी बेचैनी में होता है। फिर स्मृति लोप यानी एमनीजिया होने लगता है और फिर ये सब एक ऐसी स्थिति में ढा जाता है जिसे कोमा जैसी चेतना कहा गया है। ये स्टेट बहुत स्पेसिफिक है। और इसके लिए सोर्स में ना एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, टॉर्पोर, जिसका अर्थ है अत्यधिक शिथिलता या गहरी स्तब्धता या बोलूं तो सुन्नपन। बिल्कुल, टॉर्पोर की ये स्थिति बहुत क्रूशियल है। और इस अवस्था में मरीज इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में देता है, हाँ या ना। देखिए, ये जो टॉर्पोर की स्थिति है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है। ये कोई आम थकान या नींद नहीं है। बायोलॉजी में टॉर्पोर एक ऐसी स्थिति होती है जहां जीव का मेटाबॉलिज्म और मेंटल एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमम लेवल पर आ जाती है। अच्छा, एक तरह का डिफेंसिव हाइबरनेशन। एकदम सही पकड़ा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे ये स्थिति ना बिल्कुल एक ऐसे पुराने कंप्यूटर की तरह लग रही है जिसमें किसी ने गलती से कोई बहुत भारी सॉफ्टवेयर चला दिया हो। हाँ, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। तो शुरुआत में क्या होता है, सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, पंखे जोर जोर से चलने लगते हैं और स्क्रीन झिलमिलाने लगती है। ये उन्माद और प्रलाप वाली स्थिति है। बिल्कुल, प्रोसेसिंग पावर पूरी तरह एग्जॉस्ट होने लगती है। और फिर जब सिस्टम को लगता है कि मदरबोर्ड जल जाएगा तो वो क्रैश हो जाता है और खुद को सेफ मोड में डाल लेता है। वो इतना धीमा हो जाता है कि प्रोसेसिंग पावर बचाने के लिए उसने सारे एक्स्ट्रा प्रोग्राम बंद कर दिए हैं। सही कहा। अब अगर कोई कीबोर्ड पर कुछ टाइप करता है ना तो कंप्यूटर सिर्फ हाँ या ना का आउटपुट देता है, क्योंकि उसके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स कमांड को प्रोसेस करने की क्षमता ही नहीं बची है। ये एनालॉजी अगर हम बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस पूरी प्रोसेस को बेहतरीन तरीके से समझाती है। हमारा मस्तिष्क भी न्यूरॉन्स का एक विशाल एनर्जी ग्रिड है। अगैरिकस पैंथेरिनस का वो एनर्जी ब्लूप्रिंट उस ग्रिड में एक भारी शॉर्ट सर्किट पैदा कर देता है। तो इसीलिए वो चिड़चिड़ा हो रहा है। हाँ, शुरुआत के उस उन्माद के बाद मस्तिष्क एनर्जी बचाने के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग काट देता है जी। जो मरीज सिर्फ एक शब्द में उत्तर दे रहा है। वो असल में इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसका दिमाग किसी भी बाहरी स्टिमुलेशन को झेल नहीं पा रहा है। मतलब कोई सवाल सुनना और उसके जवाब को सोचना, ये एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है उसके लिए। बिल्कुल, दिमाग एक तरह से कह रहा है कि मेरे पास अभी इस कॉन्वर्सेशन को प्रोसेस करने की एनर्जी नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो दिमाग ने खुद को सुन कर लिया है, एक तरह से शटडाउन ही कर लिया है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये यहाँ से और भी ज़्यादा अजीब हो जाती है। आगे के लक्षण और भी अजीब हैं। हाँ, सॉस एक बहुत ही अनोखे और विशिष्ट शारीरिक लक्षण की ओर इशारा करता है। डॉक्टर एलन ने इसे इस दवा का कीनोट या सबसे मुख्य लक्षण माना है। और ये लक्षण तब उभरता है जब मरीज का शरीर इस टोरपर या सुनपन से बाहर आने की कोशिश करता है। देखिए, होम्योपैथिक डॉक्यूमेंटेशन में ये जो कीनोट लक्षण होते हैं ना, ये बहुत जरूरी होते हैं। यही वो सूक्ष्म संकेत हैं जो एक पदार्थ को हजारों दूसरे पदार्थों से अलग करते हैं। तो ये क्या लक्षण है? सॉस कहता है कि जब मरीज की चेतना लौटने लगती है तो वो बिस्तर से उठने का प्रयास करता है,
परंतु तुरंत ही बहुत भयानक और तीव्र ऐंठन का शिकार हो जाता है और वापस गिर पड़ता है। यानी सिवियल स्पैज़म्स आते हैं। बिल्कुल। इसके बाद धीरे धीरे उसकी चेतना पूरी तरह से लौटती है और इस दौरान जो मांसपेशियों की कोऑर्डिनेशन क्षमता है उसमें भारी कमी आ जाती है। चेहरे और अंगों में बहुत तीव्र ऐंठन होती है, हाथों में कंपन होने लगता है और मांसपेशियों पर कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मोटर कंट्रोल लॉस हो जाता है। अब यहाँ मुझे फिर से एक बात समझ नहीं आ रही, अगर इंसान की चेतना वापस आ गई है, मतलब दिमाग जाग गया है और उसने इरादा बना लिया कि मुझे उठना है, तो शरीर का मोटर सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? यही इसका सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कार का इंजन स्टार्ट किया जाए और इंजन पूरी तरह से जाग चुका हो, लेकिन जैसे ही उसे गियर में डाला जाए तो कार एक बहुत तेज झटके के साथ बंद हो जाए। एक बहुत ही वायलेंट फॉल्स स्टार्ट का ये जो उदाहरण है ना, ये इसके पीछे काम कर रहे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। जब हम इस टॉर्पर से बाहर आने की बात करते हैं तो हमें समझना हुआ कि दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्पीड से जागते हैं। ओके। जो हिस्सा इरादा बनाता है, यानी फ्रंटल लोब, जो ये तय करता है कि मुझे उठना है, वो तो जाग चुका है। हाँ, इंटेंशन तो वहाँ है। बिल्कुल। लेकिन वो न्यूरल हाईवे, वो रास्ता जो उस इरादे को मोटर कॉर्टेक्स से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड और फिर मसल्स तक पहुंचाता है, वो अभी भी उस अगैरिकस पैंथेरिनस के हैकिंग प्रभाव के अंडर है। इसका मतलब है कि कमांड सेंटर से ऑर्डर तो निकल रहा है, लेकिन वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। एकदम। इसको हम एक ऐसे टूटे हुए टेलीग्राफ तार की तरह सोच सकते हैं, जहां एक एंड पर बैठा ऑपरेटर पूरी ताकत से मैसेज भेजने के लिए बटन दबा रहा है। क्या है, बीच में शॉर्ट सर्किट होकर चिंगारियां छोड़ रहा है। ओह, अच्छा। तो वो चिंगारियां ही असल में वो ऐंठन और कंपन है। बिल्कुल। वो जो सिवियर स्पैज़म्स दिख रहे हैं, हाँ। वो वही स्पार्क्स हैं। दिमाग एक बहुत ही स्मूथ कमांड भेजता है कि पैरों को सीधा करो, लेकिन मसल्स को एक झटकेदार और अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल करंट मिलता है। मतलब इरादा और एक्शन के बीच का जो पुल है वो पूरी तरह टूट चुका है। हाँ, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है पूरी तरह। बाप रे। ये विचार ही अपने आप में कितना परेशान करने वाला है कि आपका अपना शरीर आपके दिमाग की बात मानने से इनकार कर दे। सच में। लेकिन अगर हम डॉक्टर एलन के डॉक्यूमेंट में और आगे बढ़े ना, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति सिर्फ हाथों और पैरों तक सीमित नहीं रहती। हाँ, ये पूरी सिस्टम को पकड़ लेती है। बिल्कुल। ये एक सिस्टमिक शटडाउन की स्थिति बन जाती है। ये उन सिस्टम्स को भी अपनी चपेट में ले लेता है जो हमारे सोचे बिना ऑटो पायलट पर काम करते हैं। आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पर? हाँ, वही। जब कोई भी असर मोटर कॉर्टेक्स से आगे बढ़कर इस ऑटोनॉमिक सिस्टम तक पहुंच जाता है, तो स्थिति सच में बहुत गंभीर और चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि यही सिस्टम तो हमारे जीवन को चलाता है। सही बात है। और सोर्स में सर और चेहरे के जो लक्षण बताए गए हैं वो इसी बात का सबूत है। सर में बहुत ज्यादा भारीपन और असहनीय गर्मी महसूस होती है। चेहरा ऐसा लगता है जैसे भरा हुआ या बिल्कुल जम हो गया हो बन जाती है। हाँ, आंखें आधी खुली रह जाती हैं और कंजंक्टिवा यानी आंखों का जो सफेद हिस्सा है वो बिल्कुल लाल हो जाता है। होठों में लगातार कंपन होता रहता है और फिर ये असर गले और पेट की तरफ बढ़ता है। जहाँ डाइजेशन भी अफेक्ट होता है। बिल्कुल, जहाँ मरीज को निगलने में भारी परेशानी होती है और रेक्टम में हल्का दस्त शुरू हो जाता है। इन लक्षणों को अगर हम एक साथ मिलाकर देखें ना, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि शरीर के प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स जो हैं वो पूरी तरह फेल हो रहे हैं। वाल्व्स फेल हो रहे हैं मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही हमारी ब्लड वेसल्स को सिकोड़कर या चौड़ा करके ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अच्छा। तो जब ये सिस्टम हैक हो जाता है तो सर में ब्लड सर्कुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे गर्मी और भारीपन लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और जो पाचन तंत्र है वो अपना कंट्रोल खो देता है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है और सच कहूँ तो सोचने पे मजबूर करती है, वो है सांस लेने और नींद का पैटर्न। ये इस पूरे डॉक्यूमेंट का सबसे डरावना हिस्सा लगा मुझे। हाँ, ये वाला पार्ट वाकई में बहुत इंटेंस है। सोर्स में बिल्कुल साफ लिखा है कि सांस श्रफयुक्त
और अनियमित हो जाती है। मतलब बहुत अजीब सा पैटर्न बन जाता है। रोगी कुछ गहरी सांसें लेता है और उसके बाद सांस धीरे धीरे धीमी होकर पूरी तरह से रुक जाती है। सांस बिल्कुल रुक जाती है। हाँ, और फिर अचानक से दोबारा गहरी सांस शुरू होती है और इसके साथ ही नींद अत्यधिक गहरी और बिल्कुल स्तब्ध करने वाली होती है। टॉर्पुर वाली नींद जिसे हम कहते हैं, धीमी पड़ जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से चेहरा नीला या जामुनी पड़ जाता है। ये साइनोसिस की स्थिति है जहां ऑक्सीजन की कमी दिखती है। तो सोचिए, जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे ये एक मरती हुई बैटरी की याद दिला रहा था। हाँ, बहुत ही एक्यूरेट थॉट है ये। एक ऐसी बैटरी जो बिल्कुल बुझने से पहले अचानक से एक स्पार्क देती है, फिर रुक जाती है और फिर अचानक से चलने लगती है। ये किसी हवाई जहाज के ऑटो पायलट सिस्टम के फेल होने जैसा है, जहां शरीर को याद ही नहीं है कि अपने आप सांस कैसे लेनी है। ये मरती हुई बैटरी वाला सादृश्य ना न्यूरोबायोलॉजी के हिसाब से बहुत ही सटीक है। अच्छा, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? देखिए, सोर्स में जिस सांस लेने के पैटर्न का वर्णन किया गया है कि गहरी सांसें, फिर धीरे धीरे कम होकर रुकना और फिर अचानक शुरू होना, इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन। और ये तब होता है जब शरीर के सबसे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हमला होता है, राइट? एकदम सही। ये इस बात का बहुत क्लियर सिग्नल है कि ये जो ऑर्डिनरी सा दिखने वाला मशरूम है, उसने मेडुला ऑब्लुंगाटा को हैक कर लिया है। मेडुला मतलब दिमाग का जो सांस कंट्रोल करने वाला हिस्सा है? हाँ, मेडुला हमारे दिमाग के सबसे निचले हिस्से यानी ब्रेन स्टेम में होता है, जो सांस लेने और हार्ट रेट जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को यानी इनवॉलंटरी एक्शंस को चलाता है। तो वो डायरेक्टली इसे टारगेट कर रहा है? बिल्कुल। नॉर्मल कंडीशन में मेडुला हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसको मापता है, और जैसे ही वो बढ़ता है वो फेफड़ों को सिग्नल भेजता है कि सांस लो। लेकिन इस एगारिकस पैंथेरिनस के असर से ना मेडुला की ये सेंसिटिविटी बिल्कुल सुन्न हो जाती है। ओह, मतलब शरीर के अंदर के जो सेंसर्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं? हाँ, सेंसर फेलियर हो जाता है। खून में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगती है, लेकिन दिमाग को पता ही नहीं चलता। सांस रुक जाती है। बाप रे। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सच में बहुत डेंजरस लेवल तक पहुंच जाता है ना, तब जाकर दिमाग अचानक एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है, जिससे मरीज अचानक से गहरी सांसें लेने लगता है, जिसको आम भाषा में हाफना बोलते हैं। बिल्कुल वही। फिर जैसे ही लेवल थोड़ा सा कम होता है, सेंसर फिर से सुन्न हो जाते हैं और सांस फिर रुक जाती है। ये तो बिल्कुल जिंदगी और मौत की भी झूलने वाली स्थिति हो गई। हाँ, और ऑक्सीजन की इसी भारी कमी के कारण हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, नाड़ी धीमी हो जाती है और वही चेहरा नीला पड़ने लगता है। अगर हम इस पूरे प्रोफाइल के मुख्य संकेतों को एक साथ जोड़े ना, तो ये किसी प्रॉपर मिलिट्री अटैक से कम नहीं लगता। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक अटैक है। हाँ, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सबसे पहले कॉग्निटिव एनर्जी को छीन लेती है, यानी टॉपर। फिर बॉडी के कम्युनिकेशन सिस्टम को काट देती है, जो एंथन और फॉल्स स्टार्ट है। सही बात है। और आखिर में सीधे हेडक्वार्टर में घुसकर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है यानी मेडुला, उसको पूरी तरह शट डाउन कर देती है। और सोचें कि ये सब एक ऐसी सोर्स से आ रहा है जिसे हमने डिस्कस किया था कि सामान्यतः विषैला नहीं माना जाता है। वही तो डॉक्टर एलन के इस होम्योपैथिक डॉक्यूमेंट की सबसे बड़ी सीख है। ये साबित करता है कि प्रकृति में ऐसी आम दिखने वाली चीज़ों में ऐसे सूक्ष्म और अकल्पनीय गुण होते हैं जो तब तक पूरी तरह से छिपे रहते हैं जब तक उन्हें किसी खास प्रोसेस से जगाया ना जाए, जैसे होम्योपैथिक पोटेंशिएशन। बिल्कुल, और जब तक वो मानव नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट संपर्क में ना आए। ये हमें दिखाता है कि हमारा मानव शरीर, खासकर हमारा नर्वस सिस्टम, आखिर कितना नाजुक और सेंसिटिव है। एकदम। एक ऐसा केमिकल कोड जो पेट के लिए बिल्कुल हार्मलेस है, वो चेतना के सबसे सुरक्षित कंट्रोल रूम में घुसकर ऐसी तबाही मचा सकता है।
इस पूरे विश्लेषण का आखिर में सार यही निकलता है कि ये एगैरिकस पैंथेरिनस सिर्फ घास के मैदानों में उगने वाला एक भूरा मशरूम नहीं है। हाँ, वो सिर्फ एक पेड़ पौधा नहीं है। ये असल में ह्यूमन न्यूरोलॉजी के सबसे अंधेरे कोनों का एक नक्शा जैसा है, जो एक्सट्रीम थकान, ऐंठन और सांस लेने के सिस्टम के पूरी तरह फेल होने की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर हमारे सामने रखता है। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से हमें उस नेचुरल दुनिया की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करता है, जिसे हम अक्सर बहुत हल्के में ले लेते हैं। जो चीज़ें बाहर से बिल्कुल शांत, साधारण और हार्मलेस लगती हैं, वो ही अक्सर अपने अंदर सबसे पावरफुल और ख़तरनाक सिस्टम छुपाए रखती हैं। और यही वो बात है जो श्रोताओं के लिए आज सोचने वाली एक नई और थोड़ी बेचैन करने वाली दिशा खोलती है। वो क्या? देखिए, यदि एक ऐसा साधारण सा मशरूम जिसे आम तौर पर हम जंगलों में बस इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो लाल या चमकीला नहीं दिखता, हाँ। अगर वो हमारे चेतना, हमारी मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशन और दिमाग के सबसे गहरे हिस्से जैसे मेड्यूला को इस तरह से पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले सकता है, तो हमारे रोज की जिंदगी और हमारे आसपास ऐसी और कितनी ऑर्डिनरी चीजें मौजूद हैं। ये तो सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? हमारे आसपास ऐसे और कितने अनदेखे सोर्स हैं जिन्हें हम रोज की हार्मलेस चीजें मानकर उन्हें ठुकरा देते हैं, लेकिन उनके ही अंदर हमारे शरीर और पूरे वजूद को हिला देने की ऐसी अनजानी शक्तियां छुपी हुई हैं। क्या हम वाकई में अपने आसपास की उस प्रकृति को पूरी तरह समझ पाए हैं जिसमें हम हर पल सांस लेते हैं, या फिर हम अभी भी अपने ज्ञान के अहंकार में यही मान बैठे हैं कि जो जहरीला नहीं दिखता वो दिमाग पर असर भी नहीं डाल सकता? बिल्कुल, ये एक नया नजरिया है देखने का। के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि